पहला है हमारे पास कि ग्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो उसमें कोई शेप नहीं होती है हमारे पास, तो वो कौन सा बनेगा हमारे पास? अमॉर्फस सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली एग्जिबिटेड बाय अमॉर्फस सॉलिड्स? तो वो उसमें हमारे पास क्या होती है? अमॉर्फस सॉलिड में क्या होती है? ग्लास ट्रांजिशन होती है हमारे पास। ग्लास ट्रांजिशन। और सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो ये सिलिकॉन वाला स्ट्रक्चर उन्होंने हमारी बुक में दिया भी हुआ था। वो नेटवर्क होता है हमारे पास स्ट्रक्चर। उसमें बीसीसी एफसीसी को हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली वो SiO2 वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये उस कैटेगरी में आता है, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर को स्टडी किया हुआ हो तो। ठीक है। यस सर। फिर है हाँ जी, व्हाट डू यू हैव फॉर द फोर्थ वन? One end of a uniform wire of length, this is attached rigidly to a point in the roof and weight is suspended from its lower end. If S is the area of cross section or the stress is this at a height of 3 by 4 from its lower end is H हमें calculate करना है जी। What answer do you propose to this one? How did आपने इसका आंसर क्या निकाला? इसका सर नहीं हुआ मेरे से। तो इसका आंसर हमारे सी। पास उसने कहा क्या हुआ है? वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर of length L and weight is attached to a rigid point in the roof, and a weight W1 is suspended from its lower end. If the cross-sectional area, if the area of cross-section of the wire, if S is the area of the cross, the stress in the wire at a height 3 by 4 at a height from its lower end is stress calculate करना है। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। जी एरिया उसने सर। हमें एस दिया हुआ है, और वो एस हमारे पास किस ऑप्शन में है? एस हमारे पास सभी ऑप्शंस में है। उसने कहा है उसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रेस एट अ हाइट 3 by 4 लेंथ फ्रॉम इट्स लोअर एंड इज रिडक्शन ऑफ वेट हमारे पास कितना होगा उसका? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अब फोर्स इसमें हमारे पास जो है, W weight is attached to a rigid to a MG हो point जाएगा। in the roof, and the weight is W1 is suspended from its floor. And if S is the area of cross section, the stress in the wire at a height lower end is सर 3L/4 सर, ये वेट है ना सर उसका वायर का। height उसने नहीं क्या? बताया। The stress in the जो wire हाइट है क्या? at from its stress हमें एट बताना है हाइट। उसने। This is the height उसने हमें given दी हुई है उसके अंदर। 3 by 4 of L, बेसिकली यही बनता है ना, 3 by 4 into L। I guess it's going to be स्ट्रेस को उसने कैलकुलेट करने को बोला हुआ है यहाँ पे। आई गेस W/4 ही बनेगा उसमें, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता हमारे पास। सर ये सी हो नहीं आंसर है। सकता अकेला, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने हमें जो सस्पेंड वेट किया है वो टोटली तो हम उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो नंबर ए होगा ना, क्योंकि वेट है ऊपर और नीचे एरिया है। और एफ एफ इज ओवर ए इक्वल्स टू करना है ना वेट। हमारे पास। तो फोर्स वेट की इक्वल नहीं वेट होता। और एफ इजिकल्स टू के एक्स होता है ना हमारे पास। ठीक है। और एफ और एक्सटेंशन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
बेसिकली वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस यहाँ पे बता रहा है ना। उसने रिमेनिंग, तो अगर हम सिलिकॉन के बारे में बात करें ना, तो सिलिकॉन में सिलिकॉन 3 डायमेंशनली जो है वो आया हुआ होता है हमारे पास, ठीक है। और एफसीसी का हमें पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, उसमें 3 जो है वो आ रहे होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स के अंदर। उसने हमें यहाँ पे डिस्कस भी कराया हुआ है। एफसीसी जो होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास बॉडी में भी होता है एंड 8 फेसेस में हमारे पास आ रहे होते हैं, सच दैट उसके अंदर हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, इट हैविंग 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड 1 एटम एट ईच फेस एंड 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर भी जो बात करते हैं, वो भी इस तरह 3 डायमेंशनली जो है वो सिलिकॉन हर साइड से आ रहा होता है, इस वजह से इसको फेस सेंटर्ड कहते हैं। बिकॉज इसका और डायमंड का स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम सेम ही होता है, सर सर फेस ये ब्लू सेंटर्ड वाले की कुछ वजह से। और दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, ये वो जो भी ब्लू वही वाले दिखा रहा है। एटम्स हैं नहीं नहीं, ये सेम ही है, स्ट्रेस के बस वो साइड। जस्ट वो कलर कोड उससे डिफरेंट इसलिए कर दिया ताकि वो बता सके कौन सा सेंटर्ड में बन रहा है और कौन सा है। देखो इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बोला था कि मतलब मुझे ये ध्यान में नहीं रहा कि उन्होंने ये चीज डिस्कस की ही नहीं हुई हमारे उसके अंदर ना, बुक के अंदर। तो जो क्लोजेस्ट की ऑप्शन बनती है वो एफसीसी फिर बनती है हमारे पास। और एफसीसी क्यों बनती है? क्योंकि 3 डायमेंशनल सिलिकॉन के एटम्स हर ओरिजिन के ऊपर आते हैं। 4 सिलिकॉन एटम्स पर वो होते हैं हमारे पास, मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर रहा था, बट क्वार्ट्ज जो है बेसिकली प्योर सिलिकॉन ही हमारे पास होती है। तो उसमें वो फेस सेंटरिक क्यूबिक बनता है बिकॉज उसके हर फेस पे एक सिलिकॉन एटम भी आ रहा होता है, और 4 जो है ना एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर। सर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखे बगैर कोई तरीका नहीं है बताने का ना? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर्स के तो बगैर वो नहीं देना है। पड़ेगा। यस, बट उसने इतनी डिटेल में जाने को हमसे बोला नहीं हुआ, तो हम उसको उस तरीके से नहीं करते हैं। और जो वो फोर्थ एमसीक्यू के अंदर भी बात वही हो रही थी कि चूंकि उसने एक्सटेंशन के बारे में बात की हुई है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंदर उसने हमारे पास जो वेट दिया हुआ है, लेट मी करेक्ट दैट, बल्कि पास शायद मैंने किया ही नहीं था इसको। अब जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में फोर्स एंड एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेंथ। सो अगर लेंथ हमारे पास 3/4 बन रही है तो उसका वेट भी क्या बनेगा, 3/4 ही बनेगा हमारे पास। तो वो ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ रही होती अगर सर फिर से बोल सकते हैं? है। फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स एंड एक्सटेंशन हमारे पास लिमिट वो होती है ना, प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल। उस सेंस में अगर वो उसकी लेंथ जो है वो 3/4 L उसने प्रोड्यूस किया है, तो उसका वेट भी वहां पे उतना ही प्रोपोर्शनल होगा। और चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, तो फोर्स यहाँ पे W और W/4 से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो हमारे पास ये टोटल बन जाएगा, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू W +3/4 W, ये बनेगी। और एरिया को उसने S से डिनोट किया हुआ है, तो उसको डिवाइडेड बाय S कर देंगे क्योंकि उसने यहाँ पे एरिया के लिए S की टर्म यूज की हुई है। ठीक है, नहीं समझ में आया? स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो पता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये तो पता है ना, यस वो तो ये तो पता है याद सर। है ना। ठीक है, एरिया उसने यहाँ पे हम्म, किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एस से, तो मैंने वो डिनोमिनेटर में एस लिख दिया। ऊपर हमें फोर्स ऐड करनी थी, फोर्सेस हमारे पास दो लग रही हैं, एक ये डब्ल्यू और दूसरा जो उसने मास अटैच किया हुआ है उसके साथ। ठीक है, लेकिन ये डब्ल्यू में स्ट्रेच कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3/4 L का। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो अगर एक्स इज 3/4 L, तो वेट भी क्या होगा, 3/4 W होगा। ठीक है, सही उस है। सेंस में इसको हमने किया। हम्म, आगे उसने अगेन स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछा हुआ है, स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो वो क्या हमारे पास बन जाएगा, mg/a के।
अब ये उसी चलेगा, तरह का इसमें एक ये भी नहीं क्वेश्चन कि है। जो क्रॉस सेक्शनल उस एरिया है वो डबल हो गया इनिशियल लेंथ। हाँ, मैं उसके अंदर ही आने लगा था हमारे पास कि ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg, द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स डबल द इनिशियल लेंथ। ठीक है। द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस ऑफ द वायर वुड बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं। द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया becomes double of initial length। इंस्टेंट फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन तो हमारे पास उसी के साथ ही होता है ना। स्ट्रेस का तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टिक वायर है हमारे पास, तो फोर्स और एक्सटेंशन हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। जी सर। जब हमने वेट को सस्पेंड नहीं किया था, जब हमने उस वायर को सस्पेंड नहीं किया था, तो उसकी लेंथ वट एवर जो भी था, वेट सस्पेंड करने के बाद उसकी डबल ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ हो गया। ठीक है। तो हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस हमारे पास होता है। और जब हमने फोर्स अप्लाई किया, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला लगा के हम लोग वैल्यू निकालें, तो आंसर तो वही हो जाएगा ना। लेकिन हमने इसमें स्ट्रेन तो लेना ही नहीं है, जस्ट स्ट्रेस की उसने बात की है। सर फोर्स तो डब्ल्यू वाली हो जाएगी वेट का। हाँ, वो तो उसके डब्ल्यू हो गया ना। तो एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना सर? उसने लेंथ को चेंज किया है ना, एरिया पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हमारे पास। हाँ। उसने लेंथ को डबल किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही सेम रहेगा। इसका क्या? सर सी हाँ, तो आंसर है। उसमें कोई और रीजन बनता ही नहीं है। सी कैसे है? कहाँ पे, किसने बोला कहाँ है सी? मतलब राइट से बता दो। वहां पे उसने सी आंसर दिया हुआ है। सर फार्मूला भी दूसरा, सर वो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम यूज किया हुआ है सर, उसके बाद ओपन करके सर उसके साथ ए एल और फिर न्यू एरिया और न्यू लेंथ सर, सर निकाला है सर। उसका लॉजिक आता ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि स्ट्रेस तो सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना हमारे पास, और उसने लेंथ having a cross sectional area becomes double of the initial length, तो स्ट्रेस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट वुड रिमेन एफ ओवर ए। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी सी। 2 mg ओवर ए, तो 2 mg ओवर ए उसने किस लिहाज से किया? चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ को अगर स्ट्रेन, वो तो स्ट्रेन के फॉर्मूला में आता है, स्ट्रेस के फॉर्मूला में तो कुछ भी नहीं आता। उसने स्ट्रेस को डिस्कस करने को बोला हुआ है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया ओनली। ठीक है। तो फिर गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो मिस्टेक हो ही सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो चीज चेंज इन वॉल्यूम्स और उनको, उसने क्या वो बल्क मॉडुलस लगा के वैल्यू निकाली थी है। सर इसमें से कुछ भी यूज नहीं किया सर उसने, कोई नया सर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया सर ने, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, और सर इज इक्वल टू न्यू एरिया, और सर न्यू लेंथ की जगह उसने सर 2L डाल दिया क्योंकि 12 डबल लगा द लेंथ। दिया। यस सर। बट और फिर वॉल्यूम यहाँ पे सर लेके कहाँ पे आ रहा है वो उसको? पता नहीं। देखो, वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा ना कहीं पे भी। इफ इवन इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट रीजनिंग, वॉल्यूम कहाँ पे लेके आएंगे हम लोग? और स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। I'll look into that later, but for now just go with the B, because उसकी लॉजिकल रीजनिंग यही है।
फिर उसने बोला हुआ है कि द डायमीटर फॉर ब्रास रोड इज, डायमीटर उसने हमें दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ इज। अच्छा जी, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसने 0.1% ऑफ इट्स लेंथ बोला है, यही सर बोला है ना। सर वो सर सर गाइड वाला आंसर गलत दिया हुआ है सर, आप सही कह रहे हो। लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया है, यही आंसर आ रहा है। एम जी ओवर सही ए। कह रहे हैं आप। वही यस सर, टू एम सर आप जी सही कह रहे ओवर ए। 2 mg ओवर ए आ रहा है। हम्म। मैं सर वो आपको हैं। चैट जीपीटी तो सर, चैट जीपीटी एमजी ओवर ए दे रहा है। 2 mg ओवर हसन कह, मैंने गूगल पे सर्च किया है, यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन सी, टू, बल्कि कहीं से लिया है इन्होंने। हाँ सर, आपको पता नहीं जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कहीं से लिया था। यहाँ लिखा कैन करेक्ट यू ऑप्शन सी, टू कैन एम यू जी सेंड ओवर मी, ए कैन यू सेंड एक्सपेंसिव। मी द पिक्चर सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट लॉजिक दे आर यूजिंग इन दैट। अच्छा तो अच्छा मैंने ग्रुप में सेंड किया। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं देख लूं पहले उसको कि भाई ओ वो लॉजिक क्या हाँ लगा तो है। वो लॉजिक दे रहे हैं ना वहां पे। वो ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ होता है, जो शायद आपकी हेल्प बुक में भी उसने शायद यही लॉजिक दिया हुआ है। उसने कहा वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। तो अगर लेंथ डबल हो गई है तो एरिया को क्या होना पड़ेगा उसके लिए, हाफ होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड इफ आई हैव टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, तो ए अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया उसके अगेंस्ट क्या होगा, हाफ। तभी हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, एल ए के इक्वल रहेगा। अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं कि लेंथ डबल हो गई है, एरिया उसकी वजह से क्या होना चाहिए, हाफ, तो स्ट्रेस के फॉर्मूला में फोर्स पर यूनिट एरिया में उसको A/2 कर देंगे, तो वो 2F/A बन जाएगा। तो इफ वी आर गोइंग टू गो विद द लॉजिक, तो उस हिसाब से सी फिर यूं बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड। जी सर। कि अगर वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है आपने, ठीक है, तो V इज इक्वल टू AL होता है। इफ वी आर सेइंग कि V इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो इफ लेंथ इज डबल तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, हाफ। अगर वो लॉजिक स्ट्रेस के फॉर्मूले लगाए तो उसके हिसाब से 2 mg/A बनता। एंड यस, मैंने भी अभी उसको गूगल किया है, उस पे 2 mg/A ही दे रहा है आंसर। आई मीन सॉरी, mg/A आंसर दे रहा है। तो दोनों ही आंसर्स वहां पे एग्जिस्टेंट हैं। सर ये ना हमारी बुक में भी लिखा हुआ है वैसे। क्या। बल्कि नहीं, इसमें तो ये सर, ये वो है ना वो कि तो जैसे बल्क लेंथ मॉडुलस में इंक्रीजेस उसने बाय दिया हुआ डेल्टा है। एल एंड ब्रेथ डिक्रीजेस। वो पॉइजन थ्योरम वाली साइड पे। यस, जब लेंथ इंक्रीज होती है तो फिर ब्रेथ विड्थ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। हम्म, पॉइजन थ्योरम ही है वो। क्या वर्ड था, पॉइजन थ्योरम था ना। 112 पेज पे पॉइजन जी रिएक्शन सर, वही था। प्रोसेस। वो जिसको हमने ट्रांसफर स्ट्रेस ओवर वो स्ट्रेन किया था, बिल्कुल सर। लॉन्गिट्यूडनल वाला। बट उसमें उसने ये वाली बात तो नहीं की हुई। जो तलहा बोल रहे हैं वो कहाँ पे लिखा हुआ है। सर पेज 112 बताया। वो फॉर योर इंफॉर्मेशन के अंदर ना, हम्म। उसमें तो सिर्फ चेंज को डिस्कस किया हुआ है, उसने ये तो नहीं बोला हुआ कि उसमें क्या होगा। तो सर 113 पे सबसे टॉप पे ना लिखा हुआ है लेंथ इंक्रीजेस। हाँ, तो वो चेंज तो आएगा ना उसके अंदर। मैं अगेन वही तो देखो ना तलहा, वो उसने स्ट्रेन डिस्कस किए हुए हैं। मैंने पहली बात ही क्या की थी, स्ट्रेन की बेसिस पे बात, मैंने ये बात बोली है ना आप लोगों को कि स्ट्रेन होता तो हम ये बात कर सकते थे, लेकिन उसने स्ट्रेस पूछा हुआ है। इफ यू गैस रिमेम्बर, मैंने पहले इसी चीज को कोट किया था। एंड वो जो पॉइजन थ्योरम की वो बोल रहे हो, स्ट्रेन के लिए उसने दी हुई है। सही।
मैंने रेफर किया था बट मैं उस तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो स्ट्रेन था, इसने स्ट्रेस पूछा हुआ है यहाँ पे। हम्म, सही, ओके। अच्छा अब जल्दी से, हमारा तो एमसीक्यूज पे सारा टाइम लग गया। A diameter of the brass wire is 4 meter and Young's modulus of brass is the force required to stretch by 0.1% of its length is। अच्छा जी, हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स एरिया की जगह पे हमें पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, आर की जगह पे डायमीटर लगाना पड़ेगा। चलो रीअरेंज करते हैं इसको। एफ इज गोइंग टू बी वाई ए इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन उस समय कितनी दी हुई है? 0.1%, विच मीन 0.1 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या बनेगा? 0.001%। लेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेन की वैल्यू ये बन जाएगी क्योंकि उसने दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास। अब एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू 0.001, और आर की जगह पे हम d/2 लगा देते हैं। सर आपने ए के साथ क्या लिखा है? यंग्स मॉडुलस रीअरेंज किया ना मैंने इस फॉर्मूला को, वो मैंने स्टार्ट में बता दिया था आप लोगों को। यंग्स मॉडुलस का जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन की जगह पे पूरा स्ट्रेन ही लिख दिया क्योंकि उसकी डायरेक्ट वैल्यू उसने दी हुई थी। फोर्स पर यूनिट एरिया को रहने दिया मैंने क्योंकि हमें फोर्स निकालनी थी, तो ये स्ट्रेन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स जो है एरिया भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स बराबर आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू स्ट्रेन के। मैंने वही लिखा है। वो हमने पिछले पार्ट में एक्चुअली इसको हमने ये काम शुरू कर दिया था ना, इस वजह से मैंने उसमें उसी को कंटिन्यू कर दिया। अब पाई की जगह पे ओके। क्या आ जाएगा? 3.14। यंग्स मॉडुलस की जगह पे क्या आ जाएगा? उसने क्या वैल्यू दी हुई थी? 10 इंटू 10 की पावर क्या दी थी उसने? 10 की पावर 10 दी हुई है उसने। ये यंग्स मॉडुलस आ गया। डायमीटर की वैल्यू उसने 4 मिलीमीटर दी हुई थी, तो वो बन जाएगा 0.004 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर इनटू, अच्छा बाकी मैंने सब कुछ लिख दिया। 0.001, क्या आंसर आ रहा है इसका? आप लोगों का क्या आंसर है? आपने सॉल्व किया था ये? 3.056। नो सर। डू यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन एंड उसकी वैल्यू समझ में आ गई है? जी सर, आ गई। जी सर। आंसर पुट करके दिखा दो। 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 0.02 का स्केयर, ये क्योंकि 0.004 डिवाइड बाई 2 0.002 बन जाएगा ना, इंटू 0.001। 4 बन जाएगा, 4 पाई बनेगा, 4 पाई है आंसर। नहीं सर, आंसर 360 पाई है। 4 समथिंग आएगा, 400 है ना हमारे पास, 40 बन रहा है। और पाई को एज इट इज ही रहने दो, पाई की वैल्यू ना पुट करो, बाकी सबकी वैल्यूज पुट करके देखो 400 बन रहा होगा। पाई को ना पुट करो, पाई को पाई रहने दो। सर आपने सिर्फ वाई की कल, वैल्यू डाली थी? हाँ ये 10 × 10⁻10 वाई की तो है, ये वाई है, इंटू दिस कर दो। देखो क्या आंसर बन रहा है, 400 आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पाई को एज इट इज रहने दो, यंग्स मॉडुलस आंसर इंटू थ्री जीरो सिक्सटी पॉइंट है। डबल जीरो फोर डिवाइडेड बाई 2 का 400 बाय। स्क्वायर इंटू 0.001। 400 ही बनेगा ना यार, ये देखो ये सब 10 10 के जी सर, फिगर्स हैं। 400 है ये सर। 4 बनता है तो 400 ही बनेगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। यस सर, 400 है। सर वो गाइड पे 360 लिखा हुआ है। वो शायद 3 पाई, पाई की वैल्यू की वजह से ना बन रहा हो। एक सेकंड रुको, मैं अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ।
किसी का आंसर 400 आया है। तो सही है। मैं वही कह रहा था। तो बाय पुटिंग एवरीथिंग एंड एक्सक्लूडिंग द पाई वी आर गेटिंग 400 इंटू यस एन। फिर उसने आगे बोला हुआ है cantilever beam has a load at the strain energy in the beam is due to has a load at the free end. The strain energy in the beam is बेंडिंग की वजह से ही होगा। बीम है तो हमारे पास बेंडिंग ही बनेगी उसमें। कॉज यस। शेयर शेयर शेप में चेंज होता है, स्ट्रेचिंग हो नहीं रही, सिर्फ वो बेंड हो रहा है, ना इलांगेशन हो रही है, सिर्फ लोड उसके। अगर हम कह कंसिडर भी करते हैं कि अगर सपोज ये बीम है, ठीक है, उसके एक एंड पे लोड डाल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है, वो स्ट्रेचिंग वगैरह या उस तरह की कोई चीज तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। आई डोंट थिंक सो उसके अंदर। सर। सर ये बीम कैंटिलीवर बीम होता क्या है? अरे यार मैंने अभी वही बोला है कि वो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हम जस्ट बीम ही बात करते हैं कि बीम है, तो उसमें वेट अगर हम एक साइड से लटकेंगे तो उसमें बेंडिंग ही प्रोड्यूस होती है ना। वो देख लेते हैं हम बेंड कैसा दिखता कैसे है, बट लेट्स जस्ट इफ वी स्टिक टू द बेंडिंग पार्ट ओनली, तो फिर वो यही बनेगा। When a pressure of 100 atmosphere is applied onto a spherical ball of rubber and its volume reduces to 0.1, the bulk modulus of the material in dynes per centimeter square would be। अच्छा, जिसने बल्क मॉडुलस, हमें फॉर्मूला पता है बल्क मॉडुलस का, किसके इक्वल होता है, उसको के से वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते स्ट्रेस हैं, ओवर और उसमें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन अब होता है। उसने अगेन स्ट्रेन की जगह पे 0.01%, और यहाँ पे माइनस का साइन भी दिया होता है हमने, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उसने हमें बुक में भी बताया हुआ था। तो यहाँ पे मॉडुलस की उसने वैल्यू हमें नहीं, हमें सॉरी कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस उसने हमें 100 दिया हुआ है, और स्ट्रेन 0.01% दिया हुआ है, तो वो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.0001 आई गेस बन जाएगा, है ना। 0.01% इज इक्वल टू 0.001 यही बनेगा, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सर तो वो वन इसमें मल्टीप्लाई बाय टेन दो की पावर जीरोस फोर। और ऐड कर देंगे हमारे पास। तो उसने हमें 100 100 एटमोसफेयर टॉप पे आ गया, और नीचे आ गया 0.0001 एटमॉस्फेयर। अब हमें डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो पास्कल से डाइन्स पर मीटर स्क्वायर में उसने कुछ दिया हुआ रिलेशनशिप हमें बुक में। डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है उसने हमें। सर बल्क मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला तो हमने यूज कर लिया, उसने कन्वर्जन करने को बोला है डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं वो देख रहा हूँ कि उसने को हमें कन्वर्जन रेशियो दी हुई है किसी एग्जाम्पल में कहीं पे कुछ भी। डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट है ना, तो उसके अंदर उसने, मैं बस देख रहा हूँ कि उसने हमें कहीं पे कोई कन्वर्जन दी हुई है कि नहीं। बिकॉज बल्क मॉडल्स में देख लो ना, ये माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, और नेगेटिव साइन डिक्रीज को शो कर रहा होता है। आई वॉज ओनली लुकिंग के उसने डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए उसने कोई यूनिट कन्वर्जन दी हुई है कि नहीं। आई गेस उसने कहीं पे डिस्कस नहीं किया हुआ। ये चेंज इन लेंथ था, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और सर दिस आपने इज यंग मॉड्यूलस का द फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ना? क्यों भाई, जब बल्क मॉडुलस है तो उसमें यंग्स मॉडुलस क्यों यूज करेंगे। सही है। अच्छा, मैंने अभी भी देखा है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वो हम साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसका जो भी आंसर आएगा उसको। आई गेस ये 100 और इसके 100, जो अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं भी लिखता ना, तो ताकि उससे हमारे पास 100 कैंसिल आउट हो जाए। ये 100 था, और ये 0.001 था, इसका 100 भी ऊपर चला गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
1.03013 into 10 to the power 6। तो ये बन जाएगा, 6 zeros ये ऐड हो जाएंगे साथ में, तो ये बन जाएगा 10 to the power 12। आंसर है यहाँ पे 10 to the power 12, 1.0 ऑप्शन पे यार। अरे, मुझे वाला पता चलता क्या किया अब आपने। वो ऊपर तो आपने दिया हुआ है यूनिट। पास्कल, पास्कल्स टू डाइंस पर सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक से ना, वो कन्वेयन का उसने एक यूनिट दिया हुआ है कि वो 1.0 इंटू 10 to the power 6 के इक्वल होता है। बस वही पुट किया है, और कुछ भी नहीं किया। बाकी सब कुछ डाटा तो उसने दिया ही हुआ था ना हमें क्वेश्चन के अंदर। मतलब आपने डेटा निकाल के उसको 1.03 ये वाला अरे इससे भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, वो हमने पुट कर दी। ठीक है। हम्म। और बस हमने यूनिट को कन्वर्ट करना था इनटू डाइन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू दिस, वो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1 into 10 to the power 12 बन गया बस। ये देखो ना यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाय 0.01 ओवर 100, परसेंटेज की वजह से ये 100 ऊपर चला गया, तो ये कितने जीरोज हो गए, 4 zeros हो वन गए। मल्टीप्लाई, यस ये तो सही है। ठीक है। और ये 0.01 का अगर हम डेसिमल भी खत्म करते हैं, तो फिर 2 zeros हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये 2 zeros भी ऊपर चले जाएंगे, तो ये 10, टोटल कितने बन जाएंगे, 6 zeros बन तो जाएंगे। ठीक है। तो 6 zeros, और जब वो 1 से मल्टीप्लाई आएंगे वो 6 zeros सिर्फ इसमें ऐड हो गए, तो 10 to the power 12 बन गया हमारे पास। मैं उससे वो बोल रहा था आप लोगों को। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हमें क्या देता है? आई गेस डक्टिलिटी देता है, हार्डनिंग तो नहीं देता हमें ना, स्टिफनेस देता है, सिर्फ डक्टिलिटी आई गेस रह सर, जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मटेरियल स्टोर स्ट्रेन एनर्जी है ना सर? रेजिलियंस, रेजिलियंस, रेजिलियंस देगा। एंड द तो आपसे वाला ग्रेडियंट, कांस्टेंट है। यस सर, यही किया मैंने भी। रेजिलियंस देगा हमारे पास। और फिर है ग्रेडियंट ऑफ अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हैज अ डैश वैल्यू। कांस्टेंट। वो इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था हमारे पास? एफ ओवर क्या है, कि इंक्रीजिंग था हमारे पास। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की वैल्यू, अच्छा ग्रेडियंट उसने बोला है, वो कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट होगा। यस सर। ग्रेडियंट उसने बोला, बस ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इस शेप का सर ग्राफ बन रहा था, और इसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, सर कांस्टेंट ही एनर्जी होता स्टोर्ड है। इन मटेरियल उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते? एनर्जी स्टोर्ड इन, नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड की मीनिंग में बोलते हैं ना। या तो वो ऑप्शन डी ही नहीं हुई थी ना। डक्टिलिटी हमारे पास ये होता है, डक्टाइल हम उसको कहते हैं कि जो वायर्स की शेप में दे सके। हार्डनिंग और स्टिफनेस दोनों का तकरीबन सेम ही मीनिंग होता है, हार्ड के मीनिंग में ही आता है। वी वर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन। सर ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? जो मतलब इजीली ब्रेक हो जाए आफ्टर इलास्ट, मतलब वो लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद जो इजीली ब्रेक हो जाए। मतलब आंसर ओके। बिल्कुल सही। बाकी जो थ्योरी सेक्शंस हैं, आई वर्क ऑन दैट। इसमें why most of the solid prefers to be why most of the solids prefer to be in crystalline state, what is glass transition in amorphous solid? तो ग्लास ट्रांजिशन में amorphous solid क्या कहलाती है हमारे पास? बल्कि उससे सबसे मैंने बोला है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो क्यों क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं और वेल डिफाइंड भी होते हैं हमारे पास। वेर एज एमोर्फस सॉलिड्स को हम ग्लास सॉलिड्स इसलिए भी कहते हैं कि उसमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। और ग्लास ट्रांजिशन का बेसिकली मीनिंग हमारे पास क्या होता है, कि एक टेम्परेचर रेंज होती है वेयर अमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड सॉफ्टन अप होते हैं एंड दे ट्रांजिशन फ्रॉम हार्ड टू ब्रिटल स्टेट टू बी अ मोर फ्लेक्सिबल रबर स्टेट, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं,
ग्लास ट्रांजिशन का। जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, लिक्विड क्रिस्टल एक इंटरमीडिएटरी स्टेट होती थी। इस तरीके से अमॉर्फस सॉलिड्स में भी एक इंटरमीडिएटरी स्टेट आती है जिसको ग्लास ट्रांजिशन का नाम देते हैं। सर ताकि वो उसको मोल्ड कर सके ना। हाँ जी। फिर है, why the glass window glass of the old buildings show milky appearance with the time? क्यों देते हैं वो मिल्की appearance with time? हाँ। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता होगा उसके अंदर। स्ट्रक्चर डिफरेंस आ जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस हीट की वजह से उसके स्ट्रक्चर्स जो है वो वेरी करते होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कलर, जब स्ट्रक्चर चेंज आता है तो फिर कलर भी चेंज अकॉर्डिंगली करते हैं वो। सर मिल्की यानी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता मतलब। हम्म। मिल्की मतलब मैं मिल्की तो नहीं होगा ना। देखा। मैं तो नहीं देखा आज तक। शुक्र है तुमने नहीं देखा, अच्छी बात है। इन द इलास्टिक बॉडी, और उसने कह दिया हमने बस को